हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस की जो हमने क्लासेस स्टार्ट की थी बायोलॉजी की, तो उसी क्रम में ये हमारी क्लास नंबर 46 रहेगी। इससे पहले हमारी 45 क्लासेस हो गई हैं थ्योरी वाली, तो इनको आप ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ ही साथ में हमने इनके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करवा दिए हैं आपके। तो डेली 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करवाते हैं, तो उनसे आपका पूरा रिवीजन हो जाता है और जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो वहाँ पर आपको बताए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं, तो जो 45 क्लास है आपकी, उसमें हमने आनुवंशिकी क्या कहलाती है और विभिन्नताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, बेसिक जानकारी उस लेक्चर में दे दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे मेंडल ने जो नियम दिया था, या मेंडल के पहले किन किन विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए, उनको यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि आप देखेंगे आपके साइंस में आपकी जो आनुवंशिकी वाला टॉपिक है, यहाँ से करीबन 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप वो देख लेंगे तो वहाँ आपको आनुवंशिकी का नॉलेज हो जाएगा कि कहलाता क्या है, विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का यदि हम बीच से अध्ययन करने लगते हैं तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए बेसिक से पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट जो हमने स्टार्ट किए हैं आपके बायोलॉजी के, उसमें भी आपको पहले तो उसकी थ्योरी कवर करवाई, उसी के क्रम में हमने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो आप लगा सकते हैं कब, जब आप थ्योरी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जब जिसकी थ्योरी क्लियर होती है तो प्रैक्टिस सेट लगाने से फ़ायदा ये हो जाता है, एक तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका रिवीजन भी हो जाता है, तो फिर आपको पुनः से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जैसे हमने बायोलॉजी में सबसे पहले हमारा सजीव जगत किया, सजीव जगत में आपको कोशिका पढ़ाई, कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और बिल्कुल क्रम वाइज हमने यहाँ पर क्वेश्चन को रखा है ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। जैसे कोशिका के बेसिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन आपको ये करवा दिए, और ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं किसी ना किसी टेट एग्जाम्स के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हैं। अब इसके बाद सेकंड जो हमने प्रैक्टिस सेट दिया, उसमें कोशिका के विभिन्न जो कोशिकांग होते हैं, जैसे राइबोसोम क्या कहलाता है, लाइसोसोम क्या होता, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, इस पर जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते पूरे आपको वो करवाए। इसके बाद तीसरे प्रैक्टिस सेट में कोशिका के जो प्रकार होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको करवा दिए। ठीक है, तो इस क्रम में हमने पहले आपकी थ्योरी क्लियर करवाई और फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। तो लगभग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो आप स्वयं देखेंगे कि ये केवल 10 क्वेश्चन नहीं होते, इनके विश्लेषण पर आपको गौर करना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी फैक्ट हम बताते हैं वो क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं, तो हर एक फैक्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे अच्छी तैयारी करने का यही आपका एक माध्यम होता है कि पहले आप थ्योरी क्लियर करें, जहाँ से भी बने। ठीक है, एनसीईआरटी, और जो हम एक क्लासें लेते हैं इसमें कई कमेंट्स आते हैं कि कौन सी बुक से आप पढ़ाती हैं, तो आपको बता दें ये कोई एक बुक नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर हम एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हैं आपका, और जो अदर ऑथेंटिक बुक्स होती हैं जैसे एमपी बोर्ड की जो पुरानी बुक्स होती हैं उनको भी यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं, जो जानकारी हमें लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी के अलावा जो अन्य ऑथेंटिक बुक्स आती हैं उनमें क्या कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं उसका डाटा। ठीक है, तो आप पहले थ्योरी क्लियर कर लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आपका जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है। तो आपके पास में अब टाइम बहुत कम है, तो आपको अपना अधिक से अधिक समय दे करके यहाँ तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हद तक बढ़ चुका है और आपको खुद पता है कि कितनी कम पोस्टें होती हैं। लेकिन आपको बार बार यही कहेंगे कि पोस्ट पर आपको गौर नहीं करना, आपको तो बस एक पोस्ट से मतलब है। ठीक है, तो बस अच्छी तैयारी करते रहें। आइए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने मेंडल का जो नियम है वो तो खूब पढ़ा होगा कि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, ये पादरी थे, स्कूल में शिक्षक भी थे। लेकिन जो मेंडल ने अपनी अवधारणा दी है उससे पहले ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट इन्होंने अपनी अवधारणा दे दी और सभी ने इसको मान्य कर दिया, नहीं। इससे पहले भी कई विद्वान आए और उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग धारणाएँ दी हैं।
तो मेंडल से पूर्व आनुवंशिकता के संबंध में दी गई जो विभिन्न धारणाएं हैं उनको यहाँ पर हम एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले एक ग्रीक दार्शनिक आए थे पाइथागोरस, आपने इनका नाम खूब सुना होगा। 500 BC में आए थे। इन्होंने वाष्प सिद्धांत प्रस्तुत किया। वाष्प सिद्धांत देखना यहाँ पर, वाष्प सिद्धांत कहलाता क्या है। तो यहाँ जो मेंडल थे इनका नियम तो आपको पता होगा, नई संतति का जन्म कैसे होता है, इस तरीके से इन्होंने बताया था। तो इनसे पहले ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस आए, उन्होंने वाष्प सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत क्या था, जिसके अनुसार समागम के समय नर के शरीर से निकलती नम वाष्प गंध मादा के गर्भाशय में इस प्रकार के जीव निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय नर के शरीर से, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, निकलती हुई जो नम वाष्प गंध होती है वो मादा के गर्भाशय में इस प्रकार से जीव के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो यही वाष्प सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है। ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने यह सिद्धांत दिया था और इस तरीके से एक जीव का निर्माण होता है। फिर दूसरे विद्वान आए अरस्तु। अरस्तु ने भ्रूण के निर्माण में, मतलब किस तरह से एक जीव का निर्माण होता है, तो इन्होंने क्या बताया, एक कब आए थे, तो 384 से 322 BC में। तो मादा का मासिक स्राव योगदान करता है किसमें, भ्रूण के निर्माण में, और नर का वीर्य उसे जीवन शक्ति प्रदान करता है। तो इनका ये विचार रहा। नेक्स्ट आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। 1677 में इन्होंने क्या बताया कि कैसे आपका जीव बनता है। तो इन्होंने कहा कि जो अंड है वो केवल विकास के लिए पोषण प्रदान करता है, मतलब जो मादा होती है उसका जो अंडाणु होता है वो केवल बालक के विकास में या जो भी जीव है उसके विकास के लिए क्या देता है, पोषण। और उन्हें शुक्राणुओं का अंड के साथ सहचर्य का सुझाव दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आए आपके लेमार्क 1744 से 1829 के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, लेमार्क का आपने सिद्धांत हम आपको पढ़ा चुके हैं। इन्होंने क्या बताया था, किस तरह से एक जीव का विकास होता है। तो लेमार्क ने कहा कि जीव के जीवन काल में जो उपार्जित लक्षण हैं, आपने पढ़ा होगा जिराफ का, ठीक है, कि जो उपार्जित लक्षण हैं वो दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, ऐसा ही कहते थे। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जीव के जीवन काल में जो उपार्जित लक्षण हैं वंशागत होते, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। उन्होंने आनुवंशिकी का कोई भौतिक आधार नहीं बताया। इसके बाद चार्ल्स डार्विन, इनकी थ्योरी भी हम आपको कवर करवा चुके हैं। इन्होंने 1868 में पेंजीनवाद प्रस्तुत किया। तो ये आप देखना, किसी टेट एग्जाम पूछा गया था, पेंजीनवाद की संकल्पना किस विद्वान ने दी है, तो चार्ल्स डार्विन ने दी है। इन्होंने कहा था कि शरीर के प्रत्येक भाग में एक अदृश्यकाय बॉडी का निर्माण होता जो हमें दिखती नहीं है, जिन्हें जेम्यूल या पेंजीन कहते हैं। मतलब जो मादा और नर के मिलन से जो जीव बनता है उसी को इन्होंने अदृश्यकाय कहा, पेंजीन कहा। यह रुधिर की धारा के साथ जनन अंगों में पहुंचकर युग्मकों में एकत्र हो जाता है, अंततः संतान में लक्षण स्थानांतरित करता है। चार्ल्स डार्विन। ठीक है। नेक्स्ट बीजमैन का प्रयोग आपने आनुवंशिकी जो आपने CDP में पढ़ी वहाँ पढ़ा होगा। ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो जीव है उसका निर्माण करने वाला जो मुख्य पार्ट होता वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो बीजमैन 1892 ने जर्म प्लाज्मा या जनन द्रव्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या कहा था कि जीव के शरीर में दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक तो काय द्रव्य होता है जिसे सोमेटोप्लाज्म, और एक जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म होता है। ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि जीव के शरीर में दो प्रकार के द्रव्य, काय द्रव्य और जनन द्रव्य के बारे में किस विद्वान ने बताया, तो बीजमैन ने बताया। अब जो काय द्रव्य है यह जनन कोशिका में प्रवेश नहीं करता है, अतः काय द्रव्य में पाई जाने वाली विभिन्नताएं संतानों में स्थानांतरित नहीं होती हैं। जनन द्रव्य केवल जनन कार्य के लिए होता है, अतः जनन द्रव्य में परिवर्तन का प्रभाव अगली पीढ़ी की संतानों पर अवश्य होगा। इसी सिद्धांत के जो पेंजीनवाद दिया था आपके डार्विन ने, उसका खंडन यहाँ से हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके जनक से संतानों को लक्षणों का स्थानांतरण किस प्रकार और किन नियमों के द्वारा होता है, तो इसका प्रयोग आधारित प्रमाण और वर्णन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल 1866 में किया। मतलब जो माता पिता हैं उनसे संतानों को लक्षण का स्थानांतरण, मतलब माता पिता के जो लक्षण हैं वो संतानों में किन नियमों के द्वारा आते हैं, इसका जो पहला प्रमाणित प्रयोग किया वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। कब किया, सन 1866 में, और उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों की खोज कर दी थी। मेंडल के इन्हीं नियमों को मेंडलिज्म या मेंडलवाद कहा जाता है।
तो माता पिता से संतानों में जो लक्षण आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, किन नियमों के द्वारा आते हैं। तो सबसे वैध जो प्रमाण दिए वो किसने दिए, मेंडल ने। और आपने पढ़ा होगा आनुवंशिकी का जनक ही कहा जाता है मेंडल को। तो अब हम देखेंगे मेंडल, जो ग्रेगर जोहन मेंडल हैं या ग्रेगर जॉन मेंडल कहीं कहीं मिलता है, इनका जीवन, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेंडल का जन्म, क्योंकि जो आपके इम्पोर्टेंट विद्वान हैं उनका जन्म मृत्यु भी आपको याद रखनी है। जैसे पिछली बार एक किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया था कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, तो उसी तरीके से ये भी पूछ सकते ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म कब कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गाँव में एक साधारण किसान के घर में हुआ था। अब जो मेंडल हैं इन्होंने स्नातक स्तर का जो अध्ययन है वो 1840 में पूर्ण कर लिया था। अक्टूबर 1843 में मेंडल ने ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक नगर में मठ में पादरी के रूप में कार्य शुरू किया। तो एक बार पूछा गया था क्वेश्चन मेंडल थे, अब ऑप्शन दो करके दिए गए थे। एक तो दिया था शिक्षक और पादरी, तो वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो याद रखना किस मठ में थे, तो व्रून नामक नगर के एक मठ में पादरी के रूप में इन्होंने कार्य शुरू किया। इसी चर्च में इन्हें चर्च की पदवी ग्रेगर से सुशोभित किया गया था। जो चर्च की एक पदवी होती है ग्रेगर, इसीलिए इन्हें इस पदवी से सुशोभित किया गया और ग्रेगर जोहन मेंडल इनको कहा जाने लगा, और इसके पश्चात इसी नाम से वो जाने लगे थे। ठीक है, फिर सन 1854 में मेंडल ने अध्यापक पद पर भी कार्य किया। तो याद रखना पहले इन्होंने पादरी की उपाधि मतलब पादरी के रूप में कार्य शुरू किया था, फिर 1854 में मेंडल ने अध्यापक के पद पर कार्य किया, और उन्होंने यह कार्य जो है लगातार 14 वर्षों तक किया। इसके साथ साथ उन्होंने यहीं पर अपनी सुविख्यात मटर के प्रयोग भी किए थे। तो जब इन्होंने मटर के प्रयोग किए थे ना, तो इनकी जो नियम था उसको मतलब मान्यता नहीं मिल पाई थी। क्यों नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जब ये प्रयोग कर रहे थे तभी आपका जो है डार्विनवाद आया था और वो ज़्यादा प्रचलन में था। तो डार्विनवाद के दबदबा के कारण इनका जो मटर का प्रयोग था वो यहाँ पर विद्वानों ने उस पर गौर ही नहीं किया। बाद में इनको सफलता मिली थी जब इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब उन्होंने मटर या पाइसम सेटाइवम, याद रखिए किसी भी आपके जो जैसे गेहूं हो गया या अन्य जो चीज़ें होती हैं इनके वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं। तो मटर को क्या कहते हैं, पाइसम सेटाइवम। तो मटर के पौधे पर संकरण का कार्य किया था, मतलब इन्होंने संकरण कराया, छोटे बड़े पौधे लिए। ठीक है, इस तरीके से जो संकरण होता है तो उस पर कार्य किया, और अपने प्रयोग के आधार पर कुछ नियमों को भी प्रस्तावित किया था। इनकी पुस्तक याद रखना 1866 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित हुए। लेकिन मेंडल द्वारा किए गए कार्य को उस समय वैज्ञानिकों ने अधिक महत्व नहीं दिया। मेंडल अपने कार्य का कोई भी श्रेय प्राप्त किए बिना ही सन 1884 को स्वर्गवासी हो गए थे। मतलब इन्होंने इतना जो अच्छा कार्य किया था उसका श्रेय मिला भी नहीं और वो स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, फिर इनका जो नियम था मेंडल का नियम, अन्य विद्वान आए और उन्होंने इस पर खूब अपने प्रयोग किए। ठीक है, और फिर जा कर के इनके जो प्रयोग हैं उनको सफलता प्राप्त हुई थी। तो देखिए मेंडल के कार्यों की फिर पुनः खोज होती। पहले तो क्या इस पर गौर नहीं किया गया, लेकिन जब दोबारा से पुनः खोज की गई तो देखिए सन 1900 के लगभग 3 वैज्ञानिक आए। कौन कौन, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, और जर्मनी के थे कॉरेंस एवं ऑस्ट्रिया के ईवी सरमार्क। इन्होंने मेंडल के कार्य को दोहराया। इन्होंने गौर किया कि मेंडल ने जो नियम दिए क्या वो सचमुच में सही है या नहीं है। तो इन्होंने दोहराया उनके कार्य को और एक साथ किंतु स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने साथ में लेकिन अपने अपने तरीके से उनके नियमों को प्रस्तुत किया और बताया कि मेंडल द्वारा किया गया कार्य पूर्णतया वैज्ञानिक है और उनके परिणाम पूरी तरह से सत्य हैं। इसके बाद ही मेंडल के कार्यों की प्रशंसा हुई और उन्हें महत्व दिया गया। तो पहले तो जब इन्होंने प्रयोग किया था तब उसको मतलब इतना गौर नहीं किया गया था, लेकिन जब बाद में उनके कार्यों को दोहराया गया तो पूर्णतया जो इनके प्रयोग थे वो वैज्ञानिक और पूरी तरीके से सही निकले थे। तब जा कर के इनके जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनको महत्व दिया गया। अब इनके जो सिद्धांत हैं, यहाँ देखिए मेंडल के कार्य को उसी समय मान्यता प्राप्त ना होने के कारण क्या थे। मतलब जब मेंडल जीवित थे, जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया, जो नियम दिया, उसके मान्यता प्राप्त ना होने का कारण क्या माना जाता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या था, उस समय कोशिका के बारे में ज्ञान बहुत कम था। मतलब कोशिका के बारे में कोई जानता ही नहीं था कि जीवन जो है वो कैसे बना है, जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इस कारण से भी इनके नियम को अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब दोबारा से इनके खोज
जो सिद्धांत थे उनकी खोज की गई, उस पर कार्य किया गया, तब तक आपका जो कोशिका है उसके बारे में बहुत गहन अध्ययन हो चुके थे। तो फिर इसका एक कारण यही मान लिया जाता है कि मेंडल के कार्य को उस समय मान्यता इसलिए नहीं मिली क्योंकि उस समय कोशिका के बारे में ज्ञान कम था। दूसरा कारण माना जाता है उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेंडल के प्रयोग से प्रभावित नहीं हुए थे, क्योंकि वह उस समय क्या था, डार्विनवाद के विकासवाद से अधिक प्रभावित थे। उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक जातियों की जो उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे। उससे उठे विवादों को सुलझाने में व्यस्त थे। मतलब जो डार्विन थे उस समय डार्विनवाद चल रहा था, तो इनकी जो पुस्तक थी जातियों की उत्पत्ति, इस पर कई विवाद उठे थे। तो उसको जो प्रसिद्ध विद्वान थे इसी को सुलझाने में लगे थे, तो इस पर इनके प्रयोग पर गौर ही नहीं किया। एक कारण ही माना जाता है असफलता का। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने परिणाम जो हैं वो गणित के आधार पर निकाले, जबकि उस समय जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग होता ही नहीं था। एक कारण ये भी था। फिर है, मेंडल किसी अच्छे एवं बड़े विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं थे। साथ ही छोटे से स्कूल में शिक्षक होने के कारण, पादरी का कार्य करने के कारण भी उनके कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो पहले ऐसा होता था कि जो जैसे छोटे परिवार का सदस्य, तो उसको छोटा ही मान लिया जाता था, कार्य नहीं देखे जाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे विकास होता गया तो भले ही कोई छोटा है, लेकिन यदि उसने महान कार्य किया है तो उसके कार्य को देखकर उसको बड़ा मान लिया जाता है। ठीक है, तो कार्य पर ध्यान दिया जाने लगा बाद में। पहले ये कारण रहे जिनके कारण इनको जो है मान्यता नहीं मिल पाई, लेकिन जब धीरे धीरे कोशिका का भी विकास हो गया तो फिर जो इनका सिद्धांत है उसको लागू किया गया और फिर इसको श्रेय भी दिया गया। अब मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या हैं, ये देखिए आप। तो मेंडल की सफल, आपको रटना नहीं है, बस कहानी के जैसा सुनते जाना है। आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाने वाली हैं। ठीक है, जैसे आप यदि किसी बुक से पढ़ेंगे तो आपको जो थ्योरी दी गई होती है बहुत हार्ड भाषा में दी गई होती, हो सकता है आप पढ़ भी लें फिर भी समझ में ना आए, तो थोड़ा सा आप यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या थे? मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसके द्वारा अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों की असफलता के कारणों का स्पष्ट और सही विश्लेषण। मतलब जो मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि इनसे पहले जो विद्वान आए और उन्होंने जो अपने नियम सिद्धांत दिए, इन्होंने उनकी असफलता के कारणों को स्पष्ट भी किया और विश्लेषण भी दिया कि क्यों ये गलत है और इसमें क्या त्रुटि है। ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है इनकी सफलता का। परिणाम स्वरूप वे अपने प्रयोगों में उन सभी कमियों को सुधारने में सफल रहे। मतलब किसी, मान के चलिए इनसे पहले जो विद्वान आए, ठीक है, उन्होंने अपने नियम दिए, अब किसी के नियम में कुछ कमी रह गई, दूसरे विद्वान के नियम में कुछ और कमी रह गई, तो इन्होंने क्या किया कि अपना जब सिद्धांत दिया तो उन कमियों को सुधारा और सुधारने के साथ ही उनको उससे अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयास किया। ठीक है, और ये सफल भी रहे। तो यही इनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। अब उनकी सफलता के कुछ कारण देखिए। सबसे पहला कारण है उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। मान के चलिए ये कोई 2 बीज हैं या मटर के पौधे हैं, तो इसमें कई लक्षण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सफलता का मुख्य कारण माना जाता है कि इन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। जैसे हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो एक समय में यदि हम एक ही एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और कई एग्ज़ाम में फंसे रहेंगे तो रिजल्ट हो सकता गड़बड़ भी आ जाए। तो इन्होंने ऐसा ही किया। क्या किया कि एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, और जब प्रत्येक लक्षण का व्यवहार निश्चित हो गया तो उन्होंने 2 लक्षण साथ लिए। मतलब जब एक से सुलझ जाते थे तो उन्होंने फिर 2 लिए, जब 2 के परिणाम सही आए तो उन्होंने फिर 3 लिए। तो इस तरीके से उन्होंने अध्ययन किया और उनकी सफलता का ये मुख्य कारण बन गया। दूसरा क्या था इनकी सफलता का कारण? अध्ययन के लिए चुने गए प्रत्येक लक्षण के केवल 2 स्पष्ट विरोधी रूपों का होना, जिन्हें आसानी से एक दूसरे से अलग पहचाना जा सके। तो इन्होंने क्या किया कि 2 लक्षण लिए, 2 विरोध, ठीक है, जैसे एक काला है एक गोरा है, तो स्पष्ट है ना कि ये काला है ये गोरा है, मतलब केवल 2 स्पष्ट विरोधी लक्षण लिए और इनको हम आसानी से पहचान सकते थे। इसी तरीके से इन्होंने मटर में प्रयोग किया, तो कुछ पौधे ऐसे लिए जो नाटे थे, कुछ ऐसे लिए जो लंबे थे, ठीक है, कुछ बौने थे कुछ लंबे थे, तो आसानी से पहचान में आ रहे थे कि ये लंबे हैं ये बौने हैं, ठीक है। तो एक कारण ये भी रहा। फिर क्या था एक कारण?
प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के दोनों विरोधी रूपों वाले पौधों की अलग अलग तथा सही गणना करना। मतलब जे क्या करते थे, एक पीढ़ी के लक्षण देख लिए, इनके अलग अलग रूप बता दिए, ठीक है, इनकी अलग अलग पहचान करके गणना कर दी, फिर दूसरी पीढ़ी में आए, मतलब इन्होंने कुछ मिक्स नहीं किया, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अध्ययन किया और उसका प्रयोग किया। नेक्स्ट था कारण उनका गणित का ज्ञान, जिससे वे विरोधी लक्षणों के अनुपात का महत्व समझ सकें और स्पष्ट नियम की विवेचना कर सकें। इन्होंने अपने सिद्धांत में गणित का प्रयोग किया था, ठीक है, और पहले क्यों नकारा गया था, क्योंकि उस समय जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन जब बाद में पुनः इनके सिद्धांतों पर कार्य किया गया तो गणित का हर जगह प्रयोग होने लगा था, तो बिल्कुल इनके जो परिणाम थे वो बिल्कुल सही आए, ठीक है। तो एक कारण ये भी रहा। अब देखिए, इन सब के बावजूद मेंडल स्पष्ट रूप से भाग्यशाली थे। क्यों थे? क्योंकि मेंडल द्वारा चुने गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव नहीं था, मात्रात्मक नहीं था, एक दूसरे से उनकी हम तुलना नहीं कर सकते थे। प्रत्येक लक्षण केवल एक कारक आप समझते हैं, फैक्टर, जिसे जीन कहते हैं। जैसे हमारे अंदर जो जीन होते हैं वो हमारी विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, तो प्रत्येक लक्षण केवल एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता था। जैसे मटर का पौधा था, इसमें कई लक्षण हैं, तो जो जीन होते थे, एक जीन एक लक्षण को बताता था, दूसरा जीन दूसरे लक्षण को बताता था। नेक्स्ट है, मेंडल ने जिन 7 लक्षणों को लेकर प्रयोग किया, यहाँ 7 होगा, ठीक है, तो इनके जो प्रयोग हैं उसमें बताया जाता है कि इन्होंने 7 लक्षण लिए थे और उन 7 लक्षणों के आधार पर प्रयोग किया था। उनमें से कोई भी लक्षण सहलग्नता प्रदर्शित नहीं करता था, मतलब एक जैसा नहीं था। तो इनके सबसे भाग्यशाली होने का कारण ये भी है कि कोई मात्रात्मक लक्षण नहीं है, एक कारक एक जीन द्वारा नियंत्रित है और सहलग्नता प्रदर्शित नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे के ही चुनाव क्यों किया था, मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? तो ये भी पूछ सकते हैं कि और पौधे को क्यों नहीं चुना, केवल मटर को क्यों चुना? तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का चुनाव काफ़ी सोच विचार करके किया था। और मटर चुनने के कारण क्या थे? तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि जो मटर का पौधा है इसे अपने उद्यान में आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा, यह जो पौधा है मटर का साकी और एक वर्षीय होता है, क्योंकि वर्ष में 2 बार उगाया जा सकता है, अतः किए गए प्रयोगों के परिणाम जल्दी प्राप्त होंगे। वर्ष में 2 बार हम इनके परिणाम देख सकते हैं। कई ऐसे पौधे होते जो एक ही वर्ष में आते हैं, एक वर्षीय होते, कुछ बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। तो इसका कारण एक ये भी रहा कि एक वर्षीय था, एक वर्ष में 2 बार उगाया जा सकता था और उसके परिणाम भी जल्दी देखने को मिल सकते थे, जब जल्दी उगेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में स्पष्ट यानी विपरीत विरोधी लक्षणों का पाया जाना, जिससे उन्हें आसानी से अलग वर्गों में हम बांट सकते थे। अगला कारण था, इसके जो पुष्प हैं वो तितलीकार या द्विलिंगी होते हैं, अतः इनमें अधिकांशतः स्वपरागण होता है, लेकिन पुष्प की बनावट इस प्रकार होती है कि पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। तो आपने यदि वो क्या बोलते हैं आवृत बीजी अनावृत बीजी पढ़ा होगा तो वहाँ हमने आपको परागण भी बहुत अच्छे से कराया, आप देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सारी क्लासें देखें, क्योंकि एक दूसरे की जो चीज़ें हैं वो कहीं भी काम में आ सकती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता जीव विज्ञान में कि एक टॉपिक कर लिया जो बिल्कुल ही अलग है, दूसरा टॉपिक, रिलेटेड होते हैं। और आप सिलेबस भी देखेंगे तो इसी तरीके से आपके सिलेबस को तैयार किया जाता है कि जो चीज़ें हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए यदि आप पढ़ेंगे, वरना अध्ययन तो बहुत है, क्या क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए हमारे सिलेबस को डिवाइड किया जाता है। तो आप इसी तरीके से सारी क्लासों को अटेंड करेंगे तो हर एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब नेक्स्ट है, मटर में संकरण से प्राप्त संतानें जननक्षम होती हैं, फर्टिलाई होती हैं। नेक्स्ट, मटर के पौधे में अधिक फल और फूल लगते हैं, इससे बीजों को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं और मटर के पौधे अनेक शुद्ध प्रजनन किस्मों में मिलते हैं। तो ये थे मटर के पौधे को चुनने के कुछ प्रमुख कारण, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि जो आपके इनके प्रयोग रह गए हैं, प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्रता का नियम वगैरह, तो वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी और बहुत अच्छी चीज़ें हमने देने का प्रयत्न किया है। इनका जीवन परिचय देखिए, ठीक है। फिर इनके जो जब इन्होंने परिणाम निकाले तो तभी इनके जो सिद्धांत है उसको मान्य क्यों नहीं किया गया, इसके कारण देखिए। इसके बाद इनके जो दोबारा से प्रयोग किए गए, फिर इनको सफलता जो मिली उसके प्रमुख कारण क्या रहे। इनके जो है जो मेंडल हैं इनको स्पष्ट रूप से भाग्यशाली माना गया, क्यों माना गया, क्या ऐसा इन्होंने अपने प्रयोग में किया।
और इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, अन्य पौधे को क्यों नहीं चुना। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे कि क्या कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, वहाँ पर हम मेंडल के नियम को डिटेल से समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने नियम में मटर के प्रयोगों को बताया था। ठीक, यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और बहुत ही जल्द आपको जो आपके एमपीटेट वर्ग 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर आपके जो साइंस के हैं, तो उसमें पेडागॉजी को छोड़ करके जितने भी आपके साइंस के क्वेश्चन हैं 60 अंक का पूछा जाता था पहले आपका साइंस। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द पूरे विश्लेषण के साथ हम इनको भी डिस्कस करेंगे, तो आप उनसे भी ज़रूर जुड़ें। यदि सेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। थैंक यू।